है उसको बोलते हैं फिक्स लाइबिलिटी। तो आज अपन ने 3 टर्म्स, बेटा ये अपना माइक बंद करो, ये अपन ने 3 टर्म्स डिस्कस करे हैं। एक है लाइबिलिटी, दूसरा है फिक्स और तीसरा करंट लाइबिलिटी। फिक्स लाइबिलिटी क्या होती है? अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर इज नोन एज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी 2 टाइप की होती है, फिक्स और करंट। फिक्स लाइबिलिटी जिसका पेमेंट आपको 1 साल के बाद करना है, which is payable after a period of more than 1 year. Current liability which is payable within a year. तो अब लाइबिलिटी के बाद नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, नेट वर्थ। नेट वर्थ क्या है? नेक्स्ट टर्म नेट वर्थ। वर्थ का मतलब क्या होता है बच्चों? वर्थ का मतलब होता है वैल्यू। वर्थ मीन्स वैल्यू ऑफ प्राइस। वर्थ का मतलब होता है वैल्यू या प्राइस। तो नेट वर्थ रेफर्स टू द नेट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अगर मैं बात करता हूं कि आपके बिजनेस की नेटवर्थ कितनी है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है। आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है? देखो, जैसे कोई भी आप किसी का एग्जांपल लो, कोई भी दुकान को विजुअलाइज करो, कोई भी दुकान के बारे में सोचो। सपोज करो मारुति का शोरूम है, सपोज करो मोटरसाइकिल का शोरूम है, तो आप उस शोरूम की वैल्यू निकालते हो। तो उस शोरूम की वैल्यू कैसे निकालोगे? जैसे मारुति का शोरूम है, तो मारुति की जितनी भी मारुति कार्स या मारुति वैन या बड़ी बड़ी गाड़ियां मारुति की वहां पे खड़ी हुई है, मारुति 1000 या मारुति सुजुकी, जो भी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई है, वो आप उसकी वैल्यू निकालोगे। कि क्या करोगे? उसकी वैल्यू निकालोगे। वहां पे जो भी और दूसरे फर्नीचर हैं, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, आप उन सब की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो ये आपके असेट की वैल्यू हो गई। अब इस असेट में से जो आपको आउटसाइडर्स को पे करना है, आप उसको माइनस करोगे, तो आप क्या निकल के आएगा? नेट वैल्यू। अरे आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से आपको जो दूसरे को चुकाना है, आउटसाइडर को, वो आप माइनस करोगे तो आपकी नेटवर्थ निकल के आएगी। तो नेटवर्थ का मतलब, पहले आप वर्थ का मतलब समझाओगे। वर्थ मींस वैल्यू ऑफ प्राइस, और नेटवर्थ रेफर्स टू द नेट वैल्यू ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इन टर्म्स ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? असेट में से लायबिलिटी को माइनस करोगे तो आपका नेटवर्थ निकल के आएगा। नेटवर्थ मींस द नेट वैल्यू ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। आप अपनी प्रॉपर्टी में से आप को जो पेमेंट करना है आउटसाइडर्स को, वो माइनस करोगे तो आपकी नेटवर्थ निकल के आ जाएगी। बात समझ में आई हो तो यस टाइप करो चेक बॉक्स में। बात समझ में आई है? प्रिया को आ गई, विनीत को आ गई बात, और सबको आ गई, शुभम को आ गई, सबको समझ में आ गई। अब अपन ने सेंचुरी मार ली है। आप अभी 100 बच्चे लाइव लेक्चर में हो। चलो अब अपन सब चैट बॉक्स रुक जाओ, अब रुक जाओ राइल अब रुक जाओ। अच्छा, अब नेक्स्ट टर्म अपन समझते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। नेक्स्ट टर्म अपन समझते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? जो अमाउंट आपको आउटसाइडर को पे करना है, जो अमाउंट आपको आउटसाइडर को पे करना है, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर इज नोन एज लायबिलिटी। अब इस लायबिलिटी के साथ कंटिंजेंट वर्ड जुड़ गया। अब इस लायबिलिटी के साथ क्या वर्ड जुड़ गया? कंटिंजेंट। तो अब इसको पहले मैं एग्जाम्पल दूंगा, फिर जो अंग्रेजी अपन पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आप में से किसी का भी सर दुख रहा है, कोई भी एक बच्चे का सर दुख रहा है, तो क्या करता है? एक केमिस्ट की दुकान पे जाता है, मेडिसिन की दुकान पे जाता है और एक सर दर्द की गोली खरीदता है। सर दर्द की गोली खाने के बाद उसको उस गोली से रिएक्शन हो जाता है और उसकी तबीयत, उस स्टूडेंट की तबीयत बिगड़ जाती है। उसकी फैमिली को उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। आप हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उसका इलाज हुआ, तो लाख रुपए का बिल बन गया। कितने का बिल बन गया? लाख रुपए का, 1 लाख रुपीस का बिल बन गया। अब डॉक्टर ने बताया कि जो ये सर दर्द की दवाई आपने खाई थी ना, ये रिएक्शन कर गई है, ये दवाई सही नहीं थी, ये दवाई सही तरीके से नहीं बनी थी, तो ये दवाई रिएक्ट कर गई है, जिसकी वजह से स्टूडेंट की तबीयत बिगड़ गई। आप क्या करोगे? आप उस दवा कंपनी वाले को ऐसे ही छोड़ दोगे क्या बच्चों? आप नहीं छोड़ोगे। आप क्या करोगे? एक बच्चा अपना माइक ऑन करके बोलेगा, क्या करोगे आप लोग? कंप्लेन करोगे या कोर्ट में जाकर के केस फाइल करोगे? आप क्या करोगे? कोर्ट में जाकर के केस फाइल करोगे कि इस कंपनी की दवाई हमने खाई थी और दवाई हमको रिएक्ट कर गई। अब इस कंपनी की दवा हमको रिएक्शन कर गई, इसकी वजह से हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए और हमारा लंबा चौड़ा बिल बन गया। ठीक है? अच्छा, अब कोर्ट में जब केस चलेगा
तो कोर्ट हो सकता है, कोर्ट का केस का फैसला तो 2 साल बाद आएगा। कितने साल बाद आएगा? 2 साल या 3 साल, क्योंकि इंडियन कोर्ट्स में केस बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। तो कोर्ट का केस का फैसला जब आएगा, उसके बाद अगर आपके फेवर में फैसला आया तो कंपनी से आप डैमेजेस क्लेम करोगे, आप ₹1,00,000 कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये ₹1,00,000 कंपनी को आपको देना है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? कोर्ट के फैसले के ऊपर। ठीक है, आपको मेरा एग्जाम्पल समझ में आया? कंपनी को आपको पैसा देना है, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा? ये कोर्ट के फैसले पे डिपेंड करेगा। तो कंटीजेंट लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? ये वो लायबिलिटी है विच मे हैव टू बी पेड, ये देना पड़ेगी फ्यूचर में। ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट का फैसला कैसा आता है। तो आप अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी विच मे हैव टू बी पेड, जो आपको देनी पड़ सकती है फ्यूचर डेट में, डिपेंड करेगा हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। वो अनसर्टेन इवेंट क्या है? कोर्ट का फैसला। कोर्ट का फैसला आपके फेवर में भी हो सकता है, आपके अनफेवर में भी हो सकता है। आपके फेवर में हुआ तो कंपनी को आपको पैसा देना पड़ेगा, और आपके फेवर में नहीं हुआ तो कंपनी को पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो कंपनी को आपको पैसा देना है, ये किस तरह की लायबिलिटी है? कंटीजेंट लायबिलिटी। ये भी पक्का नहीं है, लेकिन देना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। समझ में आया ना बच्चों? ऐसी लायबिलिटी जो देनी पड़ सकती है फ्यूचर में, ये डिपेंड करेगा हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। और जो मैंने पीले में मार्क करा है ना, इसे अभी छोड़ दो, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी केवल आप ये 2 लाइनें ही समझिए। कंटीजेंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब ये आपको देना पड़ सकता है दूसरे को, which may have to be paid at a future date, ये देना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल, आप याद रखना, आपको ये 2 लाइनें याद आ जाएगी। तो आज अपन ने समझा है लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नेटवर्क और कंटीजेंट लायबिलिटी। अब अपन एक और टर्म समझते हैं, अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर नेक्स्ट टर्म क्या है? अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट टर्म क्या है? अकाउंटिंग ईयर। बच्चा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? पहले मैं आपको, आपके जो आप पढ़ाई कर रहे हो, 11वीं की पढ़ाई कर रहे हो अभी, जनरली अपने स्कूल या कॉलेज में, अपना एकेडमिक ईयर क्या होता है बच्चों? टाइप करो चैट बॉक्स में, अपना एकेडमिक ईयर क्या होता है जनरली बच्चों? अभी तक आपने 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ा है ना, तो स्कूल में आपका एकेडमिक ईयर कब से चालू होता है बेटा? टाइप करो चैट बॉक्स में, टाइप करो, कब से चालू होता है बेटा? जून। आपका एकेडमिक ईयर जून से चालू होता है। और एंड कब होता है बेटा? वंशज, मदेशिया, वेरी गुड, मार्च। अच्छा, तो बस अब चुप रहो, अब चैट बॉक्स में मत करो टाइप, मेरे को मेरा जवाब मिल गया है। देखो, आपका एकेडमिक ईयर बेटा जून से चालू होता है, आपके दोस्त ने बताया, और मार्च में खत्म होता है। तो ये आपका एकेडमिक ईयर हो गया। क्या हो गया? आपके स्कूल का एकेडमिक ईयर हो गया। तो जैसे आपके स्कूल में एकेडमिक ईयर होता है ना बेटा, वैसे ही अपने बिजनेस में या अपन फैक्ट्री चलाते हैं तो वो भी अपना बिजनेस हुआ। अपने बिजनेस में भी क्या होता है? ईयर होता है। अपन उसको एकेडमिक ईयर नहीं बोलते। एकेडमिक ईयर तो मतलब पढ़ाई का ईयर होगा। अपन उसको जो बिजनेस में बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग ईयर। तो आप इसको अंग्रेजी में समझ लेते हैं। अब सबको बात समझ में आ गई होगी ना? अकाउंटिंग ईयर क्या होता है बेटा? इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फॉर विच द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड क्लोज्ड बाय द प्रोप्राइटर। देखिए, आपका एकेडमिक ईयर चालू होता है जून में और एंड होता है मार्च में। तो आपका रिजल्ट किसके लिए बनता है? जून से लेकर मार्च तक के लिए। उसी तरीके से बिजनेस सालों साल चलता रहता है। बिजनेस क्या होता है? इट कंटिन्यूज ईयर आफ्टर ईयर। तो बिजनेस का भी रिजल्ट बनाना पड़ता है। बिजनेस का भी क्या होना पड़ता है? साल का, एवरी अकाउंटिंग ईयर वी हैव टू मेक अ रिजल्ट। सो अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फॉर विच द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड क्लोज। आप अकाउंट को मेंटेन करते हैं और अकाउंट को क्लोज करते हैं 12 महीने के लिए। तो इस 12 महीने के पीरियड को अकाउंटिंग ईयर कहा जाता है। इस 12 मंथ के पीरियड को अकाउंटिंग ईयर कहा जाता है। इसको याद कर लीजिए। इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फॉर विच द अकाउंट्स आर मेंटेन एंड क्लोज बाय द प्रोप्राइटर। अच्छा, अब थोड़ा इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। क्या था बेटा? पहले
पहले क्या था कि आप कोई सा भी 12 महीने, जैसे आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक को, इसको आप अकाउंटिंग ईयर मान सकते थे। आप जनवरी से लेकर के दिसंबर तक को अकाउंटिंग ईयर मान सकते थे। आप जून से लेकर के या जुलाई से लेके जून तक को अकाउंटिंग ईयर मान सकते थे। आप दिवाली से लेकर के नेक्स्ट दिवाली तक अकाउंटिंग ईयर मान सकते थे। तो अलग अलग बिजनेसमैन के क्या होते थे, अलग अलग अकाउंटिंग ईयर हो जाया करते थे। और कभी कोई को ईद सूट करती है तो कोई ईद से लेके अगली ईद तक को अकाउंटिंग ईयर मानता था। तो अलग अलग बिजनेसमैन के अलग अलग अकाउंटिंग ईयर होते थे। तो इस तरीके से क्या गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत आती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, तुम्हारी इच्छा हो करो, इनकम टैक्स पर्पस के लिए अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का। हर बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है इनकम टैक्स पर्पस के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बिजनेस का रिजल्ट इन 12 महीने के लिए बनता है। इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फॉर विच द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड क्लोज्ड बाय द प्रोप्राइटर। फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मेरी बात समझ में आ गई है? अभी मैं लायबिलिटी का एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नेटवर्क एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कंटिजेंट लायबिलिटी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और अकाउंटिंग ईयर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी बात समझ में आ गई है। और अपन नेक्स्ट समझते हैं एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट समझते हैं अपन एक्सपेंडिचर। सीएल फंडामेंटल्स, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट टर्म क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? जनरली आप बोलोगे सर हिंदी में है खर्चा। अपन ऐसा तो लिख नहीं सकते ना, अपन को इंग्लिश में याद करना पड़ेगा। 1 लाइन 2 लाइन अपन को देखना पड़ेगा। तो अपन समझते हैं एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड, जो आपने पैसा का खर्चा करा है, जो आपने पेमेंट करा है। देखिए आप स्कूटर खरीदने गए, स्कूटर 60,000 रुपए का है, या तो आपने 60,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, चेक दे दिया या कैश दे दिया। आपने 60,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, या आपने लायबिलिटी इनकर करी। लायबिलिटी इनकर करने का मतलब क्या है? आप उसको बोलते हो कि यार मैं 6 महीने बाद दूंगा या मैं साल भर बाद दूंगा। लायबिलिटी मतलब आपने उधार में खरीदा है, आपने लायबिलिटी इनकर करी है, मतलब आपने उधार करी है। या तो आपने कैश में लिया है या आपने क्रेडिट में लिया है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ कि आपने या तो पैसा दिया है या आपने लायबिलिटी इनकर करी है। किसके लिए? ये किसके लिए करा? फॉर अक्वायरिंग द असेट। आपने या तो असेट खरीदे हैं या गुड्स खरीदे हैं या कोई सर्विसेज ली है। आपने या तो कोई इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज ली है जिसके लिए आपने पेमेंट करा है, या आपने कोई गुड्स खरीदे हैं, या आपने कोई असेट खरीदा है। तो एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर अक्वायरिंग। अक्वायरिंग मतलब खरीदने के लिए। फॉर अक्वायरिंग असेट गुड्स और सर्विसेज। अब बच्चों यहाँ पे मेरी एक बात का जवाब दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स? ये चैट बॉक्स में टाइप करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स, फटाफट। कोई एक जना नाम मैं बताता हूँ, वो बोलेगा बच्चा। सोमिल चौरासिया। गुड्स का मतलब क्या होता है? सोमिल चौरासिया, गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब क्या होता है? Products which we buy for the business or any product we use. वेरी गुड सोमिल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी। आपको थोड़ा सा और मैं रिफाइन कर दूं। द कॉमोडिटी और आर्टिकल इन विच द बिजनेसमैन डील्स इन। द कॉमोडिटी और आर्टिकल इन विच द बिजनेसमैन डील्स इन। अरे जैसे कि मैंने आपको, जैसे आपका स्कूटर का बिजनेस है, तो जो स्कूटर आपके शोरूम में खड़े हैं ना, उसको क्या बोलेंगे? गुड्स। अगर आपका ग्रोसरी का बिजनेस है तो आपकी दुकान में जो चावल या शक्कर पड़ी हुई है उसको क्या बोलेंगे? गुड्स। ठीक है, तो जस्ट मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया। गुड्स का मतलब असेट का मतलब प्रॉपर्टी। आपकी कोई भी प्रॉपर्टी हो उसको आप असेट बोलते हैं। तो आपने कोई भी अमाउंट स्पेंड करा है या लायबिलिटी इनकर करी है फॉर अक्वायरिंग असेट गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब एक्सपेंडिचर को कितने तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं? बेटा यहाँ पे आपकी बुक में 3 तरह के एक्सपेंडिचर दे रखे हैं। कितने तरह के एक्सपेंडिचर दे रखे हैं? आपकी बुक में 3 तरह के एक्सपेंडिचर दे रखे हैं। आपकी बुक में 3 तरह के एक्सपेंडिचर दे रखे हैं। मतलब एक्सपेंडिचर को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अपन इन तीनों को समझते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है?
कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या है, आपने कोई भी खर्चा करा या लायबिलिटी इनकर करी फॉर एक्वायरिंग असेट गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर को अपन 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर असेट। देखो, या तो आपने कोई एसेट खरीदा है, आपने असेट मतलब प्रॉपर्टी खरीदी, आपने कोई लैंड खरीदा, कोई बिल्डिंग खरीदी, आपने मारुति कार खरीदी, आपने फर्नीचर खरीदा, आपने टेबल खरीदी, आपने फ्रिज खरीदा, आपने एयर कंडीशन खरीदा, ये आपकी प्रॉपर्टी है ना, तो उनको असेट बोलते हैं। आपने ये कोई चीज खरीदी या आपने इन चीजों को इंप्रूव करने के लिए खर्चा करा है। अब इंप्रूव करने का मतलब क्या होता है? आपने जो असेट खरीदा है ना, उससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। एग्जाम्पल, आपने पेट्रोल की गाड़ी खरीदी। किसकी गाड़ी खरीदी? पेट्रोल की गाड़ी खरीदी। अब आपने पेट्रोल गाड़ी को डीजल में कन्वर्ट करा है, तो पेट्रोल इंजन की जगह आपने क्या करा? डीजल का इंजन लगाया। तो आपका क्या खर्चा होगा? आपको क्या फायदा होगा? तो डीजल जो है पेट्रोल से सस्ता होता है, तो आपको जो गाड़ी चलेगी ना, तो आपका खर्चा कम होगा। आपका क्या होगा? खर्चा कम होगा। खर्चा कम होगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो या तो आपने नया असेट खरीदा है या असेट में कोई इंप्रूवमेंट करा है, तो उसके लिए जो आपने पेमेंट किया है ना, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मेरे बच्चों जो बेनिफिट है ना, वो लंबे समय के लिए मिलता है। लंबा समय अकाउंट्स में लॉन्ग पीरियड का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर। बच्चों, इस बात को कंसेप्ट को क्लियर कर लो। जब भी मैं लॉन्ग पीरियड की बात करूंगा अकाउंट्स में, तो लॉन्ग पीरियड का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर। आपने कोई भी खर्चा करा जिसका बेनिफिट आपको बियॉन्ड 1 ईयर, जिसका बेनिफिट आपको बियॉन्ड 1 ईयर मिलेगा, मतलब लंबे समय के लिए मिलेगा, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए मिलेगा, ऐसे खर्चे को अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। खर्चे का मतलब होता है अमाउंट स्पेंट ऑन लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग असेट गुड्स और सर्विसेज। अब इसमें ऐसे खर्चे का, आपने कोई ऐसी चीज एक्वायर करी है जिसका बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए मिलेगा। लंबे समय, अकाउंट्स में लंबे समय का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर। तो इसके एग्जाम्पल है, जैसे आपने मशीन खरीदी, कंप्यूटर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, और ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। बेटा, यहाँ पे मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। 2 टर्म्स है, एक होता है रेकरिंग और एक होता है नॉन रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है जो खर्चा आप बार बार करते हो, और नॉन रेकरिंग का मतलब जो आप बार बार नहीं करते। जैसे एग्जांपल्स है, अगर आप ग्रोसरी शॉप चलाते हो, तो आप क्या करोगे? चावल, शक्कर आप बार बार खरीदोगे, लेकिन फर्नीचर आप बार बार नहीं खरीदोगे। तो आप कभी कभार 6 महीने में या साल भर में आपको जैसे जरूरत लगती है खरीदते हो, लेकिन ये आपके ग्रोसरी आइटम, बिस्किट, शक्कर, चावल, गेहूं, ये आप बार बार खरीदते हो। तो जो बार बार खर्चा होता है उसे रेकरिंग बोलते हैं, जो बार बार कभी कभार होता है उसे नॉन रेकरिंग बोलते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप असेट खरीदने के लिए खर्चा करते हो और जिस असेट का बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए मिलता है, यानी मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, ऐसे खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। चलिए, अब दूसरे तरह का खर्चा होता है रेवेन्यू खर्चा। रेवेन्यू खर्चे का मतलब इस खर्चे का बेनिफिट जो है ना, साल भर के अंदर ही खत्म हो जाता है। साल भर मतलब अकाउंटिंग ईयर के 12 महीने के अंदर ही खत्म हो जाता है। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करा, अरे तो इलेक्ट्रिसिटी उस साल में कंज्यूम करी और उस साल में उसका पेमेंट कर दिया। आपने रेंट के लिए पैसा दिया, रेंट 12 महीने का रेंट पे करा, तो इसका बेनिफिट आपको उस साल में ही खत्म हो गया। आपने नौकर की सर्विस अवेल करी और नौकर को उस साल का पेमेंट कर दिया, सैलरी का उस साल के अपने एम्प्लॉय, नौकरों को एम्प्लॉय बोलते हैं, तो एम्प्लॉयज को आपने सैलरी का पेमेंट कर दिया, तो आपका बेनिफिट जो आपने खर्चा करा उसका बेनिफिट अकाउंटिंग ईयर में खत्म हो गया। तो अब इसको अंग्रेजी में समझ लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ व्हिच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। ये नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी और भी स्टेशनरी, इस तरह के एग्जाम्पल को, इस तरह को खर्चे को अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो बच्चों, अपन ने अभी तक 2 तरह के खर्चे पढ़े हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरे तरह का खर्चा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
तीसरे तरह का खर्चा क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, वो एग्जांपल आपको समझ में आ गया तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अब एग्जांपल है, आप टीवी में बच्चों एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, सनी देओल आता है और सनी देओल कहता है अपना लक्ष्य पहन के चलो। क्या कहता है? अपना लक्ष्य पहन के चलो। तो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देने के लिए बच्चों कंपनी को, जो लक्ष्य की कंपनी है, उसको बहुत खर्चा करना पड़ता है, 20-30 लाख रुपया देना पड़ता है। अब ये क्या है? बहुत काफी बड़े अमाउंट का खर्चा है। अच्छा, अब आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, अब जैसे आपने कैटरीना को लक्ष्य नहाते हुए देखा, टीवी के में देखा ना, कैटरीना कैफ या कोई भी हीरोइन लक्ष्य नहा रही है और उससे उसकी स्किन ग्लो कर रही है, तो आप जब एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो आपको वो एडवर्टाइजमेंट पसंद आता है। वो हंस मत गली, वो लाभ, ये एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे अपनी स्माइली भेजने की जरूरत नहीं है चैट बॉक्स में। अच्छा चलो, तो आपने कैटरीना कैफ को या करीना कपूर को लक्ष्य नहाते हुए देखा, अब आप क्या करते हो? लक्ष्य खरीदते हो। वो लक्ष्य आपको इतनी पसंद आती है कि वो एडवर्टाइजमेंट टीवी में आना बंद हो जाता है, लेकिन आपको लक्ष्य खरीदने की आदत हो जाती है, आपको लक्ष्य नहाने की आदत लग जाती है, तो आप बार बार वो लक्ष्य साबुन खरीदते हो। तो कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट देना बंद कर दिया, लेकिन ईयर आफ्टर ईयर कंज्यूमर क्या है? वो लक्ष्य खरीदता जाता है। तो अब इसको अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं बच्चों, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों? ये एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू नेचर का होता है, मतलब ये रेवेन्यू नेचर का होता है, लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो एक साल में खत्म नहीं होता है। इसका बेनिफिट एक साल में खत्म नहीं होता है। ये मैंने आपको समझाया लोकल लैंग्वेज में, और अपन टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली ऑफ ए रेवेन्यू नेचर but benefit is not exhausted within 1 year is called as deferred revenue expenditure. ठीक है ना? For example, large advertisement expenditure that will give benefit for more than one accounting year is called as deferred revenue expenditure. तो मेरे प्यारे बच्चों, अपन ने डिस्कस करा एक्सपेंडिचर, अपन ने डिस्कस करा कैपिटल, रेवेन्यू, और अपन ने 4 टर्म डिस्कस कर लिया है। जो चारों टर्म अगर समझ में आ गई है तो फटाफट चैट बॉक्स में यस टाइप करो फटाफट। अगर समझ में नहीं आई हो तो मेरे को बोलो। कदम, शुभम, चलिए आप सब लोगों को समझ में आ गई, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब बस अब टाइप करना बंद करो। अब बच्चों नेक्स्ट टर्म समझते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपका सॉल्वेंट। नेक्स्ट टर्म आपका क्या है? सॉल्वेंट। नेक्स्ट टर्म आपका देखिए, ये पीडीएफ में भी यहाँ पे है। नेक्स्ट टर्म आपका ये यहाँ पे पीडीएफ में 80। देखिए ये तो आपकी बुक है, ये आपकी बुक है, जो पीडीएफ खुला हुआ है ना आपके सामने, ये आपकी बुक है। अच्छा, मैंने ये मेरे नोट्स बना रखे हैं। क्या है, जो बुक में समझ में नहीं आती ना, बुक में थोड़ी लैंग्वेज हार्ड है, तो ये मैं कहीं और बुक्स में से या इजी लैंग्वेज में ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मेरे नोट्स हैं। अच्छा, तो अब अपन सॉल्वेंट का मतलब समझते हैं बच्चों। सॉल्वेंट इज अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू पे हिज डेट। देखिए, अगर आप अपना कर्जा चुका सकते हैं, अगर आपकी जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब आपको जो दूसरों को पैसा देना है, अगर जो आपको दूसरों को पैसा देना है अगर वो आप चुका पाते हैं तो आप क्या हुए? सॉल्वेंट। मतलब जो पैसा आपको दूसरे को चुकाना है, अगर आप वो पैसा चुका सकते हैं तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट इज अ पर्सन which is in a position to pay its debt, मतलब जो आपका कर्जा है ना वो आप चुका सकते हैं, तो आप क्या हुए? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट आप कब होंगे? जब आपकी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी आपकी लायबिलिटी से, मतलब जो आपके पास असेट्स है वो ज्यादा है आपके कर्जे से, जो आपको दूसरे को पैसा देना है ना उससे आपकी प्रॉपर्टी ज्यादा है या बराबर है, तभी तो आप दूसरे का पैसा चुका पाओगे। इफ अ पर्सन असेट आर मोर देन हिज लायबिलिटी और इक्वल टू हिज लायबिलिटी, ही इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट पर्सन। मतलब अगर आप अपना कर्जा चुका सकते हैं, तो अगर आप जो दूसरे जने आपसे पैसा मांगते हैं वो आप चुका सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसी बिजनेस एंटरप्राइज को बोलते हैं सॉल्वेंट। ये क्या है? फाइनेंशियली साउंड है एंड इज इन अ पोजीशन टू पे ऑफ हिज डेट। सॉल्वेंट पर्सन जो होता है जो अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकता है।
इसके अपोजिट क्या होता है? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? वो पर्सन अपनी डेट्स को, अपनी लाइबिलिटीज को पे नहीं कर सकता। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट। ऐसे आदमी की क्या होती है? लाइबिलिटी ज्यादा होती है उसके असेट से। सॉल्वेंट पर्सन के क्या होता है? असेट ज्यादा होती है या बराबर होती है लाइबिलिटीज के, और इंसॉल्वेंट पर्सन की लाइबिलिटी ज्यादा होती है उसकी असेट से। तो बच्चों समझ में आई मेरी बात? अपन ने सॉल्वेंट इज अ पर्सन हु इज एबल टू पे हिज डेट, इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन हु इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे हिज डेट। सॉल्वेंट पर्सन की असेट्स लाइबिलिटी से ज्यादा होती है या बराबर होती है, और इंसॉल्वेंट पर्सन की लाइबिलिटीज उसकी असेट से ज्यादा होती है। मतलब जो दूसरे को चुकाना है वो उसकी प्रॉपर्टी से ज्यादा है। तो बच्चों अब अपन नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म आपका है ट्रेडिंग कंसर्न और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अपना नेक्स्ट टर्म क्या है? ट्रेडिंग कंसर्न और नॉट फॉर प्रॉफिट। दो कंसेप्ट है। पहले तो ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब देख लेते हैं। क्या है ट्रेडिंग कंसर्न का? जो है लक्ष्मी चौहान, आपका लक्ष्मी चौहान, kindly turn off your camera. अच्छा, अब ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वो बिजनेस कंसर्न जिसका की ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना है गुड्स और सर्विसेज बेच करके। अरे बिजनेस कंसर्न जो अपन ने इसलिए बनाया है जिसका ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट अर्न करना गुड्स या सर्विसेज बेच के, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपन बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। और बिजनेस कंसर्न एस्टैब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज ट्रेडिंग कंसर्न। तो जितनी भी दुकानें आप देखते हो ना, ये सब क्या है? ट्रेडिंग कंसर्न है। जितनी भी फैक्ट्रीज है ये ट्रेडिंग कंसर्न है। इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट अर्न करना गुड्स और सर्विसेज बेच के। वो बिजनेस कंसर्न जिनका मेन कंसर्न प्रॉफिट कमाना है गुड्स और सर्विसेज बेच करके। अब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या होते हैं बच्चों? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न पहले एग्जांपल देता हूं। देखिए आपका स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया है, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया है, या जैसे अपन अपने कॉलेज में जाते हैं रास्ते में आपका गुजराती समाज का हॉस्पिटल है, तो ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं है। जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। कई स्कूल्स हैं जिनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? पैसा कमाना नहीं है, लेकिन सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टेब्लिश होता है नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट but for rendering services to the society is known as not for profit concern. अच्छा, इन ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है? आर्ट को प्रमोट करना, साइंस को प्रमोट करना, रिसर्च को प्रमोट करना, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। जैसे कई कला क्रीड़ा होती है ना, जैसे कई कल्चरल सोसाइटी होती है, चैरिटेबल काम करने का, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, क्लब्स। अब इसको मैं इंग्लिश में बता देता हूँ आपको। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट बट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी। इट मे बी फॉर्म फॉर प्रमोटिंग यूजफुल ऑब्जेक्ट लाइक आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, चैरिटी। ठीक है, तो अपन ने ट्रेडिंग कंसर्न समझा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न समझा, और अपने 4 मिनट बचे हैं। मैं फटाफट आपको एक और टर्म समझा देता हूँ, वो है गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है बच्चों? इट इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ आपके वसई की लोकेलिटी का। ये कोई भी, जैसे मॉन्जनीस, सब जने जानते हैं, बर्थडे होता है तो सब मॉन्जनीस से केक मंगाते हैं। मॉन्जनीस का केक अच्छा होता है। सब अपना बर्थडे मनाने मैकडोनल्ड जाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं। तो क्या होता है? इनकी रेपुटेशन है कि इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो इनकी गुडविल है। गुडविल का मतलब क्या होता है? इट इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। अरे फलाने ब्रांड की, पीटर इंग्लैंड की या कोई भी क्वालिटी की शर्ट अच्छी है, तो इस ब्रांड की एक रेपुटेशन रहती है। तो गुडविल का मतलब क्या होता है बच्चों? इट इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है ना? गुडविल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, आप इसको देख नहीं सकते हो। आप कोई भी किसी दुकान की क्वालिटी अच्छी है तो उसको आप वो क्वालिटी को देख नहीं सकते, उस क्वालिटी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है,
इसका टेक्निकल वर्ड होता है इंटेंजिबल। क्या होता है? इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, और इंटेंजिबल का मतलब इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो गुडविल मीन्स द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, लेकिन इसको पैसे में नापा जा सकता है, पैसे में मेजर किया जा सकता है। अरे अपन देखते हैं ना कि इस कंपनी ने दूसरी कंपनी को लिया, तो दूसरी कंपनी की रेपुटेशन के लिए इसने इतना पेमेंट करा, तो इसको पैसे में, गुडविल को पैसे में मेजर किया जा सकता है। Goodwill means the reputation of the business valued in terms of money. It does not have any physical existence. It is an intangible asset. Intangible का मतलब इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे बिल्डिंग की फिजिकल एग्जिस्टेंस दिखती है ना, गुडविल की कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं करती। तो गुडविल मतलब इट इज अ रेपुटेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इनिशियली, जो मैंने पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में डिस्कस करा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल जब लेक्चर चालू होगा तो मैं किसी भी बच्चे का नाम लेकर के बोलूंगा कि इस वर्ड का मतलब मेरे को बताओ, ठीक है? और सब 10 मिनट पहले ज्वाइन, 5 मिनट पहले ज्वाइन हो जाया करो, फालतू में टाइम वेस्ट होता है प्लीज बच्चों। तो आज अपन विराम देते हैं, आज अपन फुल स्टॉप लगाते हैं यहीं पे गुडविल के साथ। इट मींस द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो बच्चों अभी किसी को कोई डाउट जो आज डिस्कस करी है, जितने भी ये टर्म डिस्कस करे हैं, कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछिए, और कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में टाइप करिए, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। देखिए 2 4 5 10 बच्चे निकल गए हैं, यहाँ पे मेरे को कम दिख रहा है, हो सकता है कुछ नेटवर्क का इश्यू हो, बाकी सब 90 बच्चे अभी भी हैं। तो वेरी गुड बच्चों, और भी आप हर रोज लेक्चर में मौजूद रहे, लेक्चर को एंजॉय। ट्रेडिंग कंसर्न, अरे ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब होता है साधना वो कंसर्न जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है गुड्स और सर्विसेज बेच करके, गुड्स और सर्विसेज। यार आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन, जस्ट फर्स्ट लेट मी आंसर। साधना ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब होता है वो बिजनेस कंसर्न जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है गुड्स और सर्विसेज बेच के। यान आपका क्वेश्चन 1 मिनट चैट बॉक्स में देखता हूं, आपने क्या पूछा है यान? हाँ, एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी आर डिफरेंट। एक्सपेंसेस का मतलब होता है अमाउंट स्पेंड, एक्सपेंसेस का मतलब होता है अमाउंट स्पेंड। आपने कुछ खर्चा करा है, कुछ बेनिफिट के लिए आपने खर्चा करा है, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। कुछ चीज को खरीदने के लिए, फॉर परचेसिंग सम गुड्स और असेट यू हैव पेड समथिंग, दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर। लायबिलिटी का क्या मतलब होता है बेटा? जो आपको दूसरे को, आपने गुड्स खरीदा है, उधार में खरीदा है, आपने गुड्स खरीदा है, ये तो आपने खर्चा कर लिया, लेकिन आपको इसका पेमेंट दूसरे को करना है, आपको इसका पेमेंट बाद में करना है, तो दूसरे को चुकाना है आपको। इसका लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको दूसरे को पैसा चुकाना है, यू हैव टू पे टू समवन इन फ्यूचर, वो आपकी लायबिलिटी है। सर विल यू एक्सप्लेन द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अरे बेटा लक्स का मैंने एग्जाम्पल दिया, लक्स साबुन का, ठीक है? आप पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए अदनान, आप लिटरेचर पढ़िए जो मैंने आपके बुक में है, या आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, या आपने नहीं लिया तो आप ये ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर है। और फिर आपको फिर भी डाउट होगा तो अगले लेक्चर में कल मैं आपका नाम लेके आपसे पूछूंगा आपको समझा कि नहीं समझा। चलो मैं आपको एक बार, अरे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बेटा, ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन इसका बेनिफिट एक्सटेंड करता है 1 साल के बियॉन्ड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 साल में खत्म हो जाता है, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका बेनिफिट इट एक्सटेंड बियॉन्ड 1 अकाउंटिंग ईयर। मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम, नेटवर्थ, वर्थ का मतलब क्या होता है काजल? वर्थ का मतलब होता है वैल्यू। तो बिजनेस की कितनी वैल्यू है, बिजनेस की कितनी वैल्यू होगी? सपोज करो आपकी जेब में 100 रुपए हैं और आपको दूसरे को 20 रुपए चुकाने हैं, तो आपकी पास वैल्यू कितनी हुई? 80 रुपए की आपके बिजनेस की वैल्यू हुई। जस्ट समझाने के लिए काजल मैंने एग्जांपल दिया है, आपकी 80 रुपए की वैल्यू हुई ना, आपके पास 100 रुपए की प्रॉपर्टी है और आपको दूसरे को 20 रुपया देना है, तो नेट आपका 80 रुपए की वैल्यू है। अच्छा सचिन, अरे यार माइक बंद करो।
आंचल, आंचल माइक बंद करो पहले। आंचल प्लीज इसको हटा दो नहीं तो। अच्छा बच्चे अब रेवेन्यू एक्सपेंड, बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। आई होप मैं रुका हुआ हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। और फिर रेवेन्यू का भी ले लो, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का भी ले लो। आप ये पढ़िए और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कल मैं हूँ। और कोई दिक्कत, कैन यू एक्सप्लेन ओनर इक्विटी। बेटा आप सब उन सब चीजों में मत जाओ, ये अभी समझ में नहीं आएगी। ओनर इक्विटी मतलब मालिक का जो पैसा है उसको बोलते हैं ओनर इक्विटी। अभी के लिए इतना ही समझो, मालिक का जो पैसा है। इस क्रेडिट कार्ड लाइक का लोन, अरे क्रेडिट कार्ड लोन नहीं है बेटा। क्रेडिट कार्ड पे जो आपने खर्चा करा और जितना अमाउंट आपने स्पेंड करा उसके आगे जितना अमाउंट स्पेंड करा है वो आपको चुकाना है, तो वो आपका लोन हो गया। लेकिन क्रेडिट कार्ड इन इटसेल्फ लोन नहीं है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपने जो खर्चा करा है वो लोन है बेटा। मैंने आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन। एक्सपेंसेस और लायबिलिटी भी मैंने समझा दिया, ट्रेडिंग कंसर्न भी समझा दिया। एक्सपेंसेस, गुडविल का एग्जांपल दो ना सर। अरे बेटा मैंने कितना एग्जांपल दिया गुडविल का। मैकडोनाल्ड, आपका साई बड़ा पाव की जैसे यहाँ पे वसई में फेमस दुकान है, तो उसकी रेपुटेशन है ना। रेपुटेशन, कोई बच्चा जो बहुत अच्छा होता है, क्लास में फर्स्ट आता है, उसकी रेपुटेशन होती है। सचिन तेंदुलकर, उसकी रेपुटेशन है। वो कोई भी ब्रांड को इंडोर्स करता है तो उसको पैसा मिलता है। तो रेपुटेशन, गुडविल का मतलब रेपुटेशन होती है। ठीक है बच्चे, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है ना। कोई भी ब्रांड जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो तो वो उसकी रेपुटेशन होती है। ठीक है बच्चों, आई थिंक टाइम भी ओवर हो गया है अपना। तो अब आप लोग जिसको डाउट है वो रुको, बाकी ग्रुप को लीड करो। ठीक है, ऑलरेडी 5 मिनट ज्यादा हो गए। और कल पढ़ के आना। मैं आपसे, आप लोगों से शुरू में पूछूंगा। एनीवन स्टिल हैविंग डाउट कैन आस्क वन, नहीं तो आप ग्रुप छोड़िए। हेलो सर, हाँ मैम, हाँ मैंने बताइए। आज ही हेलो हाँ सर, मैंने आज ही ज्वाइन किया आपका क्लास। हाँ बेटा। तो मेरे को कुछ आपने कुछ और पढ़ाया है क्या? अरे बेटा मैंने ये इतने सारे टर्म्स लिखे ना बेटा, ये आप 1 मिनट में बताता हूँ। मैंने शुरू में जो टर्म्स बताए थे ना, ये टर्म्स जैसे ट्रांजैक्शन एंट्री दिख रहा है आपने, ये सब जो हाँ। चैट बॉक्स में देखो, ट्रांजैक्शन एंट्री, नरेशन, गुड्स, कैपिटल, ड्राइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेट, ये सब मैंने पढ़ाया है। असेट, जैसे आज समझाया ना, ये सब टर्म्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। ये आपको बुक में भी मिलेंगे, फिजिकल बुक भी खरीद लीजिए। और ये पीडीएफ अभी मैं शेरिन मिस यस सर, बोलिए। मैं शायद बी डिवीजन में रूथा मिस ने मेरे को ऐड नहीं कराया है, तो मैं अभी एक पीडीएफ भेजूंगा, वो आप बी डिवीजन में फॉरवर्ड कर देना प्लीज। सर टेक्स्ट बुक का पीडीएफ मैंने आपके लेक्चर के स्टार्ट में सारे ग्रुप में फिर से भेज दिया है। तो बच्चों आपको पीडीएफ मिल गया ना अकाउंट्स का, वो शेरिन हाँ। मिस ने भेजा है ना, भेजा है हाँ। मिस ने। हाँ ओके। हाँ ठीक है, ठीक है ओके। बच्चों। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम बच्चे, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए बच्चे अच्छे से। बाय सर। बाय। मैं सब इनको हटाओ बच्चों को। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। सर, हेलो सर। हेलो सर। बेटा बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा सर,